आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बदलते वक्त ने जहां जिंदगी आसान कर दी है, वहीं हमारे लिए थोड़ी मुश्किल भी पैदा कर दी है। आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बदलते वक्त की देन है और जिनका इलाज दवाइयों से मुमकिन नहीं। ऐसी बीमारियों और ऐसे लोगों के लिए जादू की तरह है फिजियोथेरेपी। तो आज बात होगी फिजियोथेरेपी की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वर्षा चौरसिया। आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938470, 012066938669 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सेहत से जुड़ा भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी है वो आपको, तो हमारे साथ डॉक्टर हैं, आप अपना सवाल पूछिए हमसे। डॉक्टर वर्षा, जैसे अभी मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी पे, तो आजकल बहुत सुनने में आती है फिजियोथेरेपी, बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं, बहुत सारे मरीज़ करवाते हैं। तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो ये किन किन बीमारियों पर कारगर है, कारगर साबित किन पर होती है? हाँ, ये बताना चाहूँगी कि आजकल फिजियोथेरेपी के अंदर हर तरह के पेशेंट आते हैं, जो स्पेशली अगर हम सीरियल से बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है दर्द से जुड़े हुए बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। कभी बताते हैं घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कभी अलग अलग मांसपेशियों का दर्द। तो जोड़ों के दर्द काफ़ी तरीके से होते हैं। उसका कारण होता है कि आपको मांसपेशियां ढंग से काम नहीं कर रही हैं, पोस्चर सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वर्क के अंदर स्ट्रेस ले रहे हैं, लोड है, काफ़ी समय कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। तो डिफरेंट जोड़ों के कारण मसल इम्बैलेंस होता है। कभी हमारी खुद की एक आदत होती है कि इस तरह से बैठने की, या गर्दन आगे रख के ड्राइविंग लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा इतना ट्रैफिक होता है, उसके कारण बार बार क्लच देते देते कंटिन्यूसली घुटने का दर्द से पेशेंट आते हैं। कभी एथलीट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम शॉट ले रहे हैं या बैट में क्रिकेटिंग कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह की बीमारियों के साथ हमारे पास आते हैं, जिसको सबसे पहले हमारा ये रहता है कि दर्द कम करें। दूसरा ये रहता है कि अगर दर्द हो गई है या बार बार इंजरी हो रही है तो उस इंजरी का प्रिवेंशन करना, कि उनको बार बार इंजरी हो ना। या कभी कोई पेशेंट नॉर्मल एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, बार बार मेरा पाँव मुड़ जाता है। बहुत सी फीमेल्स हमें ये कहती हैं कि हमें पिछले महीने भी एंकल स्प्रेन आया था, आज फिर एंकल स्प्रेन आ गया है। लेकिन आज फैशन का दौर है हमारा, तो उस फैशन के दौर में हम लोग फुटवेयर्स तो हम ढूंढते हैं, लेकिन कभी अपने पाँव को देखते नहीं है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। फुटवेयर अच्छा लगा, ले लिया, लेकिन क्या हमारे पाँव के लिए वो सही फुटवेयर है? वो उस पे हम ध्यान नहीं देते। फिर दूसरी बीमारियां जो होती हैं, जो न्यूरो रिलेटेड होती हैं, जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, दवा उसको ठीक पूरा तरह से नहीं कर पाती। दवा उस एक इमरजेंसी के अंदर मैनेज कर लेती है कि हेमरेज हुआ है या ब्लड का संचार कम हो गया है, तो उस थोड़े समय के लिए तो वो ब्लड संचार बढ़ा देती है। लेकिन जब पैरालिसिस के बाद पेशेंट घर आ जाता है, उसके बाद उसको हाथ कैसे चलाना है, पहला कदम वापस से कैसे रखना है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको साथ रह के उसको वापस बैक टू लाइफ लेके आना, उसको सब कुछ समझाना। तो वो सारी चीज़ों में एथलीट, अभी हम इंडिया ओलंपिक 2020 के लिए बिल्कुल आगे मूव कर रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने एथलीट से कि वो अच्छे से परफॉर्म करें। एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके लिए उनको बैकग्राउंड ट्रेनिंग देना भी एक फिजियोथेरेपी का काम है। जी, तो डॉक्टर वर्षा और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, संदीप। हेलो। लगता है किसी वजह से इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे आप अभी बात कर रही थी कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमें कोई फुटवेयर पसंद आता है तो हम ले लेते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो हम किस तरह के, अगर मार्केट में जा रहे हैं, कोई फुटवेयर ले रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो किस तरह का हो, क्या क्या देखें हम उसमें? देखिए, सबसे पहली चीज जो हर कोई देखना चाहता है आज के जमाने में, कंफर्ट। क्योंकि आपका पूरी बॉडी का जितना भी बॉडी बैलेंस है वो आपके एक छोटे से पाँव के ऊपर है, और उसके बाद भी छोटे से फुटवेयर पे कितना जो भी ग्राउंड कांटेक्ट वो फुटवेयर बना रहा है। अगर आज हम बोलते हैं हाइट लंबी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें हमको फुटवेयर पहनने के लिए हम हील कर लेते हैं, लेकिन हील किस तरह की आपके फुट के हिसाब से होनी चाहिए।
रिसर्चर्स ये कहती हैं कि हर किसी का फुट एक डिफरेंट टाइप का होता है। किसी का ट्रायंगुलर शेप का होता है, मतलब आप देखेंगे अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो किसी का अंगूठा बड़ा होता है, उंगली छोटी होती है, किसी की उंगली बड़ी होती है। तो फुटवेयर पे हम अपनी बात जारी रखेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार संदीप जुड़ गए हैं। हेलो जी संदीप, बताएं आपका क्या सवाल है। हेलो। घुटनों में दर्द और हर घुटनों में दर्द, घुटनों में दर्द रहता है आपके? जी जी, ये दर्द आपकी कब से रहता है, आप कुछ जानना चाहती हैं संदीप जी? दर्द हाँ जी, 2-3 साल से। 2-3 साल से। आपने कभी कोई डॉक्टर को दिखाया है? जी नहीं, पेन किलर लिया केवल। अच्छा, पेन किलर लिया है। और कोई एक्सरे करवाया? देखिए संदीप जी, आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी हाँ जी संदीप जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कभी किसी एक्सरे करवाया है? आपकी उम्र क्या होगी? 50 इयर्स। 50 इयर्स। देखिए, जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि आपको 2-3 साल से दर्द है, आपका वेट कितना है? वेट 70 kg। हाँ सर, तो आपको कोशिश ये करिए कि पहले एक बार एक्सरे करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको आर्थराइटिस की शुरुआत हो। तो अगर जॉइंट आपने देखे होंगे, जो घुटने का जोड़ है वो काफ़ी समय तक ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में, नीचे उतरने में घिसता है, तो वही हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप एक बार एक्सरे कर लेंगे तो ये चीज़ हमें अच्छे से पता पड़ जाएगी कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर उसके बाद अगर डिसाइड करते हैं तो हम आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज का प्रोग्राम बताते हैं, जो कि आपके घुटने की मांसपेशियों की वर्जिश होती है और वो उनकी ताकत को बढ़ाता है, जिसके कारण से आपका जो घुटने का लोड है वो पूरा लोड घुटने पे ना आके मांसपेशियां उसमें मदद करती हैं और वो दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है। तब तक आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए एक प्रॉपर असेसमेंट के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को या एक ऑर्थोपेडिशियन से, और एक ये टीम वर्क है, तो आपको दोनों की राय लेके एक वर्जिश आपके डेली रूटीन में डालनी पड़ेगी। जी, बेंगलोर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, इकबाल अहमद। हेलो। हाँ जी इकबाल साहब, बताएं सवाल आपका। नहीं, ऐसा है, वो हमारे वाइफ जो है ना, बीवी, वो शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है, वो 7 साल से। वो फ्लोर पे गिर के उनको कुछ शोल्डर इंजरी हो गया था। हाँ जी। तो अभी 6 महीने से उनका MRI निकाले, सब निकाले। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर का कहना है कुछ श्रिंक हो गया बोल के, शोल्डर के ऊपर जो भी मांस आता है, हाँ। मसल श्रिंक हो गया, उसके लिए कोई तो दवा है ही नहीं है। 6 महीने या 1 साल के बाद वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा बोल के वो कुछ करे डॉक्टर। MRI भी निकाले, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी निकाले, तो उसमें मालूम है कुछ श्रिंक हो गया, मांस ऊपर का हिस्सा बोल के। तो इसके लिए कुछ दवाई है क्या? देखिए, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी सी हमारी लाइन होती है, एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आपके लिए एक्सरसाइज, वर्जिश, वापस से शोल्डर के आसपास पूरा एक मांसपेशियों का जाल होता है। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बता रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो कि श्रिंक हो गया है, तो आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं वो MRI की बेसिस पे ये बता रहे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है पेशेंट को। तो अब आप उनको धीरे धीरे गर्म पानी के सेक के साथ उनकी थोड़ा सा वर्जिश हमें धीरे धीरे चालू करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी वर्जिश पहले ऐसे होगी कि आपकी या फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से शुरू होगी, फिर धीरे धीरे हम इसको उनके खुद के तरीके से करवाएंगे कि वो खुद कर पाए, फिर धीरे धीरे वो उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में कन्वर्ट होगी, ताकि उनकी जो मांसपेशी की ताकत है वो पहले जैसी वापस से आ जाए और वो अपने डेली रूटीन के काम करें। लेकिन स्टार्टिंग आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। अपने आप रहते रहते क्या होता है, मसल डिसयूज हो जाती है। डिसयूज होने के बाद उसको वापस बैक टू रिहेबिलिटेट करना काफी टाइम लेता है, इसलिए कुछ ना कुछ उनके साथ के साथ करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आप एक बार डेफिनेटली विजिट करें, और फिजियोथेरेपी डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएगी।
यानी जिस तरह ये बता रहे थे कि मसल जो है वो श्रिंक हो गई है, वो तो श्रिंक लेमन टर्म यूज करते हैं कि श्रिंक को हम, वही मैं बताना चाह रही हूँ, डिसीज एट्रोफी हो गई है। हाँ। गिरने के बाद उनने उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया तो वो कमजोर पड़ गई है, जिसको डॉक्टर एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल रहे हैं कि श्रिंक हो गई है जी। तो उसको वापस से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उनको डेफिनेटली कुछ वर्जिश करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सिंपल होती हैं, जो कि सिंपल एक हाथ उठाने से शुरू होती हैं और फिर वेट से भी हम एक्सरसाइजेस या थेराबैंड से एक्सरसाइजेस करवाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गाजीपुर से, मुजम्मिल। हेलो, प्लीज स्टे ऑनलाइन। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे बीच में एक कॉलर डायबिटीज की बात कर रहे थे कि उनकी वाइफ डायबिटिक थी और वो गिर गई, तो कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो गई। अगर डायबिटीज की ही बात करें तो इंडिया में लगातार डायबिटीज के जो मरीज जा रहे हैं, हर घर में मेरे ख्याल से डायबिटीज का पेशेंट तो होगा ही। तो क्या डायबिटीज में फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? यस, काफ़ी हद तक अगर मार्जिनल डायबिटीज़ है और अगर डेली रूटीन में, मतलब अगर किसी को ज़्यादा भी है तो भी उसमें डायबिटीज़ के अंदर एक्सरसाइज का एक काफ़ी अच्छा रोल है। क्योंकि डायबिटीज़ क्या है, बेसिकली हम अगर जाने तो डायबिटीज़ के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता क्योंकि इंसुलिन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है नॉर्मल इंसान के अंदर वो उससे कम हो रहा है, तो बॉडी के शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट को हम कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सरसाइज कराते हैं। एटलीस्ट अमेरिकन गाइडलाइंस ये कहती हैं या एक्सरसाइज गाइडलाइंस ये कहती हैं 30 से 40 मिनट्स ऑफ वॉक एटलीस्ट 5 डेज ए वीक उनको करना मस्ट है। और अगर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अगर किसी दौरान उनको ऐसा लगता है कि कमजोरी आ रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो वो अपने पास थोड़ा सा मिश्री रख लें, बहुत इजी है, या चॉकलेट रख लें ताकि शुगर लेवल एकदम कम भी ना। उनको प्रॉपर अगर वो एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जो बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है वो यूटिलाइज होता रहेगा। अच्छा। और घर के अंदर भी उनको डाइटरी मॉडिफिकेशंस बता सकते हैं कि सैलेड यूज करें, वेजिटेबल्स को ज्यादा यूज करें, कार्बोहाइड्रेट या शुगर की चीजों को कम करें। तो ये सारी चीजें, और एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटी से जो वो एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में वो यूज होता है, तो उसके कारण से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती। प्लस अगर शुगर काफी बढ़ चुका है उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोपैथी टाइप चीजें होती हैं, या अगर घाव हो गया है तो वो हील नहीं हो पाता। तो उन सारी चीजों के लिए भी बैलेंस प्रॉब्लम, जैसे वो कह रहे थे कि मेरी डायबिटिक थी पेशेंट फीमेल और वो गिर गई, तो उसका कारण ये होता है कि न्यूरोपैथी। तो सबसे पहले हमें ये जांच करानी पड़ती है कि नर्व सबसे सही से काम कर रही है या नहीं। तो वो अगेन हम पूरा असेसमेंट करते हैं और फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आपका ये पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हम उसके ट्रेनिंग देते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग देते हैं और गेट ट्रेनिंग देते हैं, जिस गेट ट्रेनिंग के अंदर उनका बैलेंस और स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो जाती है कि थोड़े बहुत पर्ट्यूबेशन जो हम बोलते हैं धक्के से या बॉडी के अंदर थोड़ा सा फोर्सेस आए तो उससे वो गिरते नहीं हैं। और अच्छे अपने फिजियोथेरेपी से कहीं ना कहीं डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है महाराष्ट्र से, अब्दुल्ला। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। ये मेरे पाँव की एड़ी में बहुत दर्द है, तो इसके लिए कुछ जी दवाई वगैरह बताएं। जी, पाँव की कौन सी हड्डी में दर्द है आपके और कैसे शुरू हुआ? पाँव के दाहिने पाँव में एड़ी में दर्द है, पाँव टेके नहीं जाता, चले नहीं जाता, बहुत तकलीफ होती है। सुबह सुबह जब उठते हो पहली बार टेकते हो तो बहुत ज्यादा दर्द होता है? जी हाँ, बहुत तकलीफ होती है पहले बार, और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है वो दर्द? धीरे धीरे। अभी मैंने एक चप्पल लिया, वो आर्थो डॉक्टर करके आती है, चप्पल लिया, डॉक्टर चप्पल, तो वो नरम चप्पल करके चले जाता मेरे से। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मॉर्निंग में इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं कैल्केनियल स्पर। अच्छा, हील की जो बोन होती है उसके अंदर कुछ एक कांटे जैसी ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण से जब पहली बार पेशेंट मॉर्निंग के अंदर एडी टेकता है तो उसको दर्द होता है। अच्छा, तो हम इसके लिए ये बोलते हैं कि ठीक है, शू मॉडिफिकेशन, जैसे हम अभी फुटवेयर पे चर्चा कर रहे थे, तो शू मॉडिफिकेशन सबसे पहली बात है। जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर चप्पल ली तो उसके अंदर मुझे आराम पड़ता है, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, वो आप जो कुशन दे रहे हो वो तो दो, लेकिन साथ में मॉर्निंग में बेड से निकलने के पहले थोड़ा सा एंकल टो एक्सरसाइज, जो टकने की एक्सरसाइजेस हैं, वर्जिश कर लीजिए ताकि वो जो सॉफ्ट टिश्यू है वहां का वार्म अप हो जाए। तो जब आप पहली बार एड़ी रखेंगे तो आपको इतना दर्द नहीं होगा जितना आपको नॉर्मल होता है, क्योंकि
वो जब आप देखते हैं दिनचर्या की एक्टिविटी चलती है तो जैसे ही वार्म अप होता है तो वो आपको जो दर्द हो रहा होता है वो उतना दर्द नहीं होता। तो शू मॉडिफिकेशन प्लस फुट की मसल्स की जो वर्जिश होगी वो इनके लिए लाभदायक है। जी डॉक्टर वर्षा, आपसे और भी बातें होंगी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और डॉक्टर वर्षा, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से, मंजूर। हेलो जी जी, सवाल बताएं। ये रामबन जी, रामबन से बात कर रहे हैं। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल ये जो मैं शो देख रहा था अभी आपका, तो ये थेरेपी का लिखा है ना जी। इस थेरेपी कौन सी थेरेपी है? खाली थोड़ा ही टाइम हम आपसे थेरेपी कौन सी जो ये बड़ी कैंसर को थेरेपी लगती है, इतना ही है? नहीं, वही वाली थेरेपी? ये वो वाली थेरेपी नहीं है, वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होती है, ये फिजियोथेरेपी है। अच्छा सर, ठीक बात सर, शुक्रिया सर। हाँ जी, हाँ जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से, अजहर अहमद। हेलो हेलो जी, अजहर साहब बताएं, क्या सवाल है आपका? अजहर नहीं, मेरा नाम आजाद अहमद है। आजाद अहमद है, माफ कीजिएगा। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल है मेरा, मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई है, इसकी जो घुटने हैं बहुत तकलीफ रहती है इसको। अच्छा, कब से है ये तकलीफ उनको? इनको तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, कभी आपने एक्सरे या किसी ऑर्थोपेडिशियन को हाँ दिखाया? बिल्कुल, सब कुछ कराया। जम्मू में भी लिया डॉक्टर के पास, यहाँ कश्मीर में जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर है, केसी है, उनके पास भी लिया। लेकिन ये डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जो ये घुटने हैं ये घिसक गए हैं, ज्यादा घिसक गए हैं, इनको अब कोई अच्छा, मतलब तो चारा नहीं रह गया। इसके अंदर वजन इसका भारी है। हाँ, तो इसके अंदर ऐसे समय में हम रिप्लेसमेंट करते हैं। आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं TKR के, जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसके बाद हम अच्छे से फिजियोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। तो सर्जरी का ऑप्शन आपने पूछा डॉक्टर से? मेरे ख्याल से अब वो लाइन पे नहीं है। अच्छा जी। तो इसके अंदर नॉर्मली TKR सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर जॉइंट को आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे हम उनको वापस मसल का यूज़ करना, जॉइंट का फंक्शन को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन जो जैसे 10 साल से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जॉइंट पूरा घिस गया। देखिए, फिजियोथेरेपी का एक लिमिटेशन होता है, ग्रेड्स होती हैं जॉइंट पेन की या नी की, आर्थराइटिस की। हाँ। तो अगर बिल्कुल ग्रेड 3 के बाद हो गया है तब सर्जरी इज द ऑप्शन। तो पहले सर्जरी करवा के फिर हम उसका फिजियोथेरेपी अच्छे रूप में शुरू कर पाएंगे। कश्मीर से एक और कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद इसाक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद इसाक, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। मेरे वो कमर में दर्द हो रहा है, फिर यही दर्द वो राइट वाली टांग में होता है। अच्छा जी। कब से है ये लगभग 2-3 साल से है। आपने कभी कोई हेवी वजन उठाया था? नहीं, डिस्क सर कभी नहीं उठाया। डिस्क की कोई परेशानी है आपको? जी, वो है थोड़ी सी। हाँ, डिस्क की परेशानी है। जो आप ये बता रहे हैं कि पांव तक दर्द ज्यादा है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बीच में एक शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए डिस्क बनाई है भगवान ने। अच्छा। तो कभी कभी हम ज्यादा झुकने में या भारी वजन उठाने में वो डिस्क पीछे खिसक जाती है। अच्छा। तो उसके अंदर क्या होता है, जब वो पीछे आ गई तो जो पीछे रीढ़ की हड्डी जा रही है या नर्व्स जा रही है उसको प्रेस करती है, जिसके कारण से टोटल पांव के अंदर दर्द जाता है, और उस पांव के अंदर दर्द जाने के कारण से इनको तकलीफ हो रही है। तो थोड़ा सा ट्रैक्शन हम यूज करते हैं। तो इनिशियली ट्रैक्शन देके एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं वर्टिब्रास के बीच में। तो समटाइम्स सक इन करने के लिए डिस्क को यूज करते हैं। अगर वो नहीं भी हो तो कुछ एक्सरसाइजेस तकनीक हैं जो कि मैकेंजी प्रोटोकॉल यूज करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसके लिए हॉट पैक फिर वो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं जिनके लिए। तेलंगाना से एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? हेलो जी, सवाल बताएं। जी, लाइन पे हूँ। जी, सवाल बताएं। क्या सवाल है आपका? पैड का बेल्ट लगाने से राइट लेफ्ट दोनों तरफ जो है सो थोड़ा सा दर्द होता है टाइट बेल्ट लगाने से, ये कम कैसा होगा?
अच्छा, कौन सा आप जो पैंट या ट्राउजर्स में बेल्ट लगाते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं? लेदर का बेल्ट, नॉर्मल बेल्ट जो लगाते हैं हमेशा। हाँ हाँ, नॉर्मल बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट लगाते हैं, क्या करते हैं? जनरली थोड़ा सा तो टाइट लगाते हैं। अच्छा। लेकिन कमर में जो तो दोनों साइडों पे राइट लेफ्ट दर्द होता है। अगर ये दर्द पैर में नीचे तक जाता है जी? पैरों में, दोनों पैरों में नीचे तक जाता है दर्द? नहीं, सिर्फ कमर में दोनों साइडों पे, जहाँ पे कमर और पैर जॉइंट होते हैं वहाँ राइट लेफ्ट दर्द होता है। ये हो सकता है आपको एसआई जॉइंट की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको पायरिफॉर्मिस एक मसल होती है वहां से निकलती, उसके अंदर टेंडर पॉइंट, कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं कंटिन्यूस प्रेशर होने के कारण से। तो वो पॉइंट होते हैं जिसके अंदर हम मसल को रिलीज करते हैं, मसल की एक सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक देते हैं, तो वो अगर दी जाए तो उसके कारण से ये रिलीज होता है। और उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जिसको कभी कभी मसल को शॉर्टन हो जाती हैं एक तरह पोजीशन में, जैसे मैंने अभी बताया था पोस्चर, एक पोस्चर में बैठने के कारण से। तो उस पोस्चर की अगर उस पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेचिंग की जाए और पोस्चर को नॉर्मल मेंटेन किया जाए, क्योंकि जितनी बार वो बेल्ट लगा रहे हैं उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उनको दबाव फील हो रहा है, तो उस दबाव के कारण से उनको वो पेन हो सकता है। या फिर एसआई जॉइंट, तो ये जब असेसमेंट करेंगे तब एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके रूल आउट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली दर्द का कारण क्या है, उसी हिसाब से इनका डेफिनेटली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है औरंगाबाद से, शाइस्ता मलिक। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। जी मेरे सर में और शाइस्ता, देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी आवाज हाँ मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मेरे ना सर में और गर्दन में, शोल्डर में और पीठ में बहुत दर्द रहता है मैम। तो बहुत परेशान हूँ उससे। फिर एक मरतबा मैंने डॉक्टर को भी बताई अभी इसी महीने में, तो मेरे हार्ट में वो इसी से निकाले सर मैंने डॉक्टर साहब ने। तो वो बोलते कि 2 जगह से आपके दिन तक ब्लड नहीं पहुँच रहा, तो मुझे आप बताइए एक्सरसाइज अगर नहीं। तो क्या आपने कौन से डॉक्टर साहब को दिखाया था? दिल के डॉक्टर थे या न्यूरोलॉजिस्ट थे? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज। हार्ट स्पेशलिस्ट को बताइए। हार्ट स्पेशलिस्ट को। तो देखिए, आपकी थोड़ी सी तकलीफ जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, खून संचार से रिलेटेड है। तो मेरा ये मानना है कि पहले अपनी एंजियोग्राफी करवा के उस चीज को रूल आउट करिए कि खून, क्योंकि देखिए कोई भी वर्जिश करने के लिए हमें खून प्रॉपर चाहिए, एटलीस्ट हमारी मांसपेशियों तक खून आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हार्ट प्रॉब्लम का, जैसे ये बोल रही हैं कि खून रक्त संचार पूरा अच्छे से नहीं हो पाता है, तो अगर वो वर्जिश करना शुरू कर देंगी तो वैसे ही खून संचार प्रॉपर नहीं होता है। तो वर्जिश करने से पहले अपने कार्डियक सर्जन से या कार्डियक फिजिशियन से अच्छे से मिलें और पहले अपनी दवाइयों से खून का संचार पहले पूरी तरह से नॉर्मल करें। अगर जरूरत पड़ती है तो जैसा भी एंजियोग्राफी कहती है, स्टंट है या कार्डियक प्रॉब्लम को रूल आउट करें, फिर अपने बीपी को नॉर्मल रखते हुए, हार्ट रेट को नियंत्रण में रखते हुए फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज चलेगी। लेकिन सबसे प्रायोरिटी है कार्डियक। जी डॉक्टर वर्षा, असल में हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, चलते चलते एक आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं, लेकिन इनका आंसर बहुत जल्दी देंगे। गाजियाबाद से हैं हमारे साथ अस्मा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। जी बस मुझे ये पूछना था कि हमारी लड़की है 21-22 साल की, उसकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। अच्छा। और एक हमारा भाई है, ये थोड़ा हटके जो टॉपिक चल रहा है आपका, बहुत अच्छा है आजकल यही सब हो रहा है जी। तो उसको हर्निया है, तो बस ये पूछना है वो दवाई से ठीक हो सकता है या नहीं? 40 साल की उम्र है जी। ठीक है। हर्निया के लिए तो आपको डेफिनेटली से कंसल्ट करना पड़ेगा कि अगर हर्निया है तो हर्निया एक ओपनिंग से ऑर्गन्स दूसरी जगह आ जाते हैं, तो वो तो एक सर्जन का बेटर काम है जी। दूसरा सवाल इनका था बेटी से एड़ियों में दर्द है, लेकिन अगेन एडी का दर्द इनने आधी इंफॉर्मेशन दी है कि एडी के दर्द का कारण क्या हो सकता है। इनने कुछ एक्सरे करवाया, वही कैल्केनियल प्लांटर फेसाइटिस, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपी इज द आंसर टू इट, बट उसके लिए पहले एक बार पूरा असेसमेंट की जरूरत है जी। डॉक्टर वर्षा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।
नाजरीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।